हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रितेश रंजन आप सबका स्वागत करता हूं एसएससी पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 5 के लेक्चर 4 पे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा है इसलिए इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये पार्ट 3 में आता है और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। इसका ओरिजिन यूके में हुआ था। इसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ यूके भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको यूएसए से लिए थे और यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। और फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव होता है टू इस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओरिजिनली इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट 6 है। एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया है जो था राइट टू प्रॉपर्टी। इसको हम लोग 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा दिए थे। अभी ये एक लीगल राइट है और पार्ट 12 में और आर्टिकल 300A में है। तो आज हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में बात करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। तो आर्टिकल 12 बोलता है डिफाइन द टर्म स्टेट, मतलब स्टेट को डिफाइन करता है। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जितना भी स्टेट गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गया, पार्लियामेंट हो गया या लोकल अथॉरिटीज़ हो गया, ये सब को हम लोग स्टेट बोलेंगे। आर्टिकल 13 बोलता है अगर कोई ऐसा लॉ बन गया जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। इनडायरेक्टली आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट द जुडिशियल लॉ। इसी से हम लोग याद रखेंगे जुडिशियल रिव्यू हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हम लोगों ने वहीं से लिया है। और वहीं बात करें डीपीएसपी की, तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि इस्टेब्लिश करना एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फिर से रिकॉल करते हैं, आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 13 बताता है अगर कोई ऐसा लॉ बन गया जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। वहीं आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 23 से 24 दोनों बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के। आर्टिकल 25 से 28 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 29-30 बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की। और वहीं बात करें आर्टिकल 32 तो इसको ये बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। आर्टिकल 33 बात करता है पार्लियामेंट किसी भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। वहीं आर्टिकल 34 बात करता है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में मार्शियल लॉ लगा हुआ है तो वहाँ के लोगों का फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 35 बात करता है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकता है, लेकिन इससे फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक फीचर है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब याद करेंगे ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं, फॉरेनर को नहीं मिले हैं। वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे सिटीजनशिप की, जो कि पार्ट 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 तक है। हम लोग के यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलता है जो कि हम लोगों ने यूके ब्रिटेन से लिया है। और बात करते हैं कि हम लोगों ने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। वो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, रिट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिटीजनशिप में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस 3 आर्टिकल याद रखना है। पहला आर्टिकल 9 पढ़ेंगे जिसमें कि बताता है कि अगर आपने किसी फॉरेन टेरिटरी का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया तो आपको इंडिया के सिटीजनशिप को रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है आर्टिकल 10 की कैसे आप अपने सिटीजनशिप को कंटिन्यू रख सकते हैं। मान लीजिए आप फॉरेन में रहते हैं लेकिन आपको कंटिन्यू रखना है इंडिया का सिटीजनशिप, तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल 10 में कुछ नियम दिए गए हैं। और आर्टिकल 11 बात करता है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही सिटीजनशिप पे लॉ बना सकती है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे, कैसे इंडिया का सिटीजनशिप हम लोग एक्वायर कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसको खो सकते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे किस किस मेथड से हम लोग सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। पहला है बाय बर्थ, अगर आप भारत में जन्मे हो। दूसरा है बाय डिसेंट, मतलब आपके मम्मी पापा के पास सिटीजनशिप इंडिया का है लेकिन आप बाहर में पैदा हो गए तब भी आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कि आपके मदर फादर का ओरिजिन इंडिया से हो लेकिन अभी वो किसी और कंट्री में जाके वहाँ का सिटीजनशिप ले लिए हैं, तो बाय रजिस्ट्रेशन आपको 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड है बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए आप इंडिया से नहीं है और आपके मदर फादर भी इंडिया से नहीं है, तो आपको कम से कम 12 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा।
और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज मेंशन्ड है, जो कि शेड्यूल 8 में लिखा हुआ है। उसमें कम से कम आपको एक लैंग्वेज आना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए टेरिटरी। मान लीजिए इन फ्यूचर इंडिया कोई नई टेरिटरी एक्वायर करती है तो वो ऑलरेडी इंडिया का ही सिटीजन कहलाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या क्या मेथड है कि हम लोग अपने सिटीजनशिप को खो देंगे। पहला है रिनंशिएशन, मान लीजिए हम लोग खुद से अपनी इच्छा से त्याग दें सिटीजनशिप को। दूसरा है टर्मिनेशन, मान लीजिए आप फॉरेन गए और वहाँ की सिटीजनशिप ले लिए बिना हम लोगों को इन्फॉर्म किए, इंडिया में इन्फॉर्म किए, तो आपका सिटीजनशिप नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहीं बात करें डेप्रीवेशन की, इसमें क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आप कोई फेक डॉक्यूमेंट्स देकर इंडिया का सिटीजनशिप ले लेते हैं या फिर आप किसी दुश्मन देश की मदद करते हैं इंडिया के खिलाफ, तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। चलिए बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। उसमें क्या था, इसमें बोला गया था 6 कम्युनिटीज़ के लोग, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, अगर इन 3 कंट्री से आते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, तो उनको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा थ्रू नेचुरलाइजेशन, और उनको इंडिया में सिर्फ 6 साल के लिए रहना पड़ेगा। और इसमें एक डिस्प्यूटेड टॉपिक था कि इसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फेडरलिज्म क्या होता है। इसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री। इंडिया में जैसे 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, यूनियन सेंटर, फिर स्टेट और फिर आते हैं लोकल बॉडीज़। इसमें क्या होता है ना, स्टेट यूनियन के अंडर नहीं आएगा, स्टेट भी अपने नियम बना सकता है जिसमें यूनियन हस्तक्षेप नहीं करेगी। इंडिया में फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर है, मतलब सेंटर का दबदबा थोड़ा ज़्यादा है। जैसे आपको कंकरेंट लिस्ट वाला बात याद है, अगर यूनियन लॉ बना देगी तो स्टेट वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, स्टेट को भी यूनियन के बात पे चलना होगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स में। पहले बात करेंगे हम लोग फेडरल फीचर्स। फेडरल फीचर्स में आता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, इसमें तुरंत अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, नहीं तो सेंटर तुरंत अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाती रहेगी। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फिर है बाई कैमरल लेजिस्लेचर और फिर है डुअल गवर्नमेंट। और यहीं यूनिटरी फीचर्स की बात करें तो इसमें आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडियन सर्विसेज, जिसमें IAS, IPS और IFS आते हैं, और जिसको DOPT अपॉइंटमेंट करता है। DOPT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, और इन तीनों के बारे में आर्टिकल 312 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, अगर इमरजेंसी कहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे यूनियन की ही बात चलेगी, स्टेट का वहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय सेंटर, मतलब जो गवर्नमेंट होता है किसी भी स्टेट का हेड जो होता है वो यूनियन अपॉइंट करती है, और ये हम लोगों ने कनाडा से लिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस होता है। वेदरिंग मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, और ये एक इन सितु प्रोसेस है, मतलब एक ही जगह पे होता है। अब जैसे कि एक बड़ा पत्थर है वो एक ही जगह पे टुकड़ा टुकड़ा होगा, तो उसी को हम लोग वेदरिंग बोलेंगे। बात करते हैं इरोजन की, जब वो टुकड़ा टुकड़ा जो पत्थर बचा है वो मूव कर जाता है तो उसको हम लोग इरोजन बोलते हैं, और इसको मूव करवाने वाले होते हैं इरोजनल एजेंट, जैसे कि रिवर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया। यार बड़ा मेहनत लगता है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और शेयर भी कर दो इस वीडियो को दूर दूर तक, जिनको वन शॉट रिवीजन करना है और कंसाइज वे में रिवीजन करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं हम लोग कि रॉक बनता कैसे, और रॉक साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं रॉक बनता कैसे है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो अंदर से लावा निकलता है और मैग्मा कूल और सॉलिडिफाइज हो जाता है, इसी को हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स हैं गाब्रो, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। अब 2 तरह का रॉक होता है, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव रॉक उसको बोलते हैं जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो वॉल्केनो के अंदर भी थोड़ा थोड़ा क्रैक होगा और उसमें जो लावा जाके सॉलिडिफाई हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक्स, और इंट्रूसिव रॉक को हम लोग प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एक्सट्रूसिव जो वॉल्केनो के बाहर सॉलिडिफाई हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। जब इग्नियस रॉक टुकड़े में बढ़ जाता है और वो एक जगह कहीं जाकर इरोजन के कारण डिपॉजिट हो जाता है थ्रू लिथेफेक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर पाया जाता है,
और एक क्वेश्चन एसएससी पूछती है कि फॉसिल किस में पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक भी 3 तरह से बनता है, एक मैकेनिकली हो गया, दूसरा ऑर्गेनिकली हो गया और तीसरा केमिकली हो गया। मैकेनिकली की बात करें तो हम लोग लाइमस्टोन एग्जांपल लिख सकते हैं, उसका सेल बोल सकते हैं और कॉन्ग्लोमेरेट बोल सकते हैं। वही बात करें जो ऑर्गेनिकली बनता है उसका एग्जांपल्स चॉक, लाइमस्टोन और कोल, और जो केमिकली बनता है उसका एग्जांपल है लाइमस्टोन, हैलाइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री में हम लोग पीवीटी चेंज करते हैं, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो मेटामॉर्फोसिस होता है और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है क्वार्ट्जाइट, मार्बल और शिस्ट। मेटामॉर्फिक में भी 2 तरह का रॉक पाया जाता है। एक में होता है कि ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड होता है जिसको हम लोग बैंडिंग बोलते हैं, मतलब दूसरे रॉक में लाइन पाया जाता है जिसको हम लोग लिनिएशन बोलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोगों से यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्स होने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं सतरिया के बारे में। सतरिया आसाम का क्लासिकल डांस है। इसको 2000 में इंक्लूड किया गया था। इस डांस के फादर श्रीमद शंकर देव हैं और ये वैष्णवाइट फॉर्म को दिखाता है। इसको परफॉर्म करते वक्त जो म्यूज़िक चलता है आसाम में उसको हम लोग बोरगीत बोलते हैं। अभी हम लोग कुछ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं सतरिया के। जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला है 2019 में। गुरु घनकंटा बोरा, इंदिरा बोरा, मोनीराम दत्ता, कृष्णाक्षी कश्यप, मीनाक्षी मेधी और सरोदी सेकिया। अंकिया नाट डांस एक एक्ट होता है जो कि सतरिया के टाइम प्ले किया जाता है और इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं भावना का। और इसी तरह सतरिया का कुछ डांस नंबर्स है जैसे चाली, झुमरा, नाडू बांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चड सुकरा है वो ट्रेडिशनल डांस है मेघालय का, वो कब परफॉर्म किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सोविंग के टाइम, जब बीज की बुआई होती है, इसलिए इसको हम लोग सोविंग फेस्टिवल भी बोलते हैं। अब हम लोग कुछ फोक डांस देखने वाले हैं मेघालय के, जैसे नोंग क्रैम, ये खासी द्वारा परफॉर्म किया जाता है और चट सुकरा भी इन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है वांगला, इसको गारो ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बेहदीन खलम, इसको जयंतिया ट्राइब परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फोक डांसेस ऑफ राजस्थान। गंगौर, जिसको कि गॉडेस पार्वती के लिए परफॉर्म करते हैं। दूसरा है घूमर, फिर आता है सुई सीनी, फिर तेरह ताली, चारी, कालबेलिया, जिसको कि स्नेक ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इसके जो सबसे फेमस एक्सपोनेंट है वो है गुलाबो सपेरा। सॉरी यार थोड़ा गला बैठ गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फोक डांसेस ऑफ छत्तीसगढ़। इसको हम लोग टिरिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक है अक्सर सुआ कर्म ना करके गेंडिया मारते हैं, पगलपंथी करते हैं और पांडवों के साथ झूमर के नीचे सेला डांस करते हैं। अक्सर से याद करेंगे कक्सर डांस, सुआ से याद करेंगे सुआ नाच और कर्म से याद करेंगे कर्मा नाच, गेंडिया से याद करेंगे गेंडी डांस, मरते हैं से याद करेंगे गौरा मारिया डांस और पगलपंथी से पंथी नाच, पांडवों से पांडवनी डांस। ये महाभारत का स्टोरी बताता है और इसमें सबसे फेमस एक्सपोनेंट है तीजन बाई। एसएससी के अकॉर्डिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट है, इसलिए इनका हम अवार्ड्स भी याद रखेंगे। इनको पद्मश्री मिला था 1988 में, पद्म भूषण मिला था 2003 में और पद्म विभूषण मिला था 2019 में। नेक्स्ट झूमर से हम लोग याद करेंगे झुमेर डांस और सेला डांस से याद करेंगे हम लोग सेला डांस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक्स और उनके ऑथर। तो क्वेश्चन है कि आनंद नीलकंठन का फर्स्ट नॉवल कौन सा है, तो इसका आंसर होगा असुरा टेल ऑफ द वैंक्विश्ड। जब भी गॉड से रिलेटेड कोई बुक लिखा हुआ होगा ज़्यादातर 2 ही आदमी का होगा, या तो अमीश त्रिपाठी या तो देवदत्ता पटनायक। तो अभी हम कुछ अमीश त्रिपाठी के बुक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि शियोन ऑफ इश्क वाकू, दूसरा है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, फिर रावण लेजेंड ऑफ सुहेल देव, ओथ ऑफ वायुपुत्र, सीक्रेट ऑफ नाग्स। फिर हम लोग बात करने वाले हैं बुक्स बाय देवदत्ता पटनायक की। देवदत्त पटनायक के पहले बुक के नाम है जैसे कि सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायणा, दूसरा है मिथ मिथिया और 7 सीक्रेट्स ऑफ विष्णु। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सत्य के प्रयोग, ये महात्मा गांधी जी का बुक है। और फिर एक कदम्बरी दिया है जिसको बाणभट्ट ने लिखा था।
बाणभट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे और उन्होंने हर्षचरित्रा भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक किस पे बेस्ड थी? तो वो पेस्टोरल पे बेस्ड थी। आज हम लोग वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक एज का पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी तक था। इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक अर्ली वैदिक एज और दूसरा है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज 1500 से 1000 बीसी और ये लोग पेस्टोरल कम्युनिटी से थे, और लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला। जैसा कि हम लोग को पता है, पहला वेद जो कंपाइल हुआ था वो ऋग्वेदा था, और वो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम ही कंपाइल किया गया था। अर्ली वैदिक एज में 3 तरह की कम्युनिटी थी, जैसे सभा बोलते थे जिसमें प्रिविलेज लोग बैठते थे, दूसरा समिति जिसमें कॉमन पीपल रहते थे, और विधत जिसमें रिलीजियस पर्पस के लिए लोग बैठते थे और मीटिंग करते थे। इस समय वुमेन की कंडीशन अच्छी थी और वो सभा और समिति दोनों में हिस्सा लेती थी। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम वर्ण सिस्टम रिजिड नहीं था। जैसे मैं वैश्य होकर अगर टीच कर रहा हूँ तो मुझे ब्राह्मण्स में गिनती किया जाएगा, क्योंकि मैं नॉलेज दे रहा हूँ। फिर बात करते हैं लेटर वैदिक एज की। इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कंपाइल किया गया था। इसमें जब सभा की बैठक होती थी तो इसमें ब्राह्मण्स डोमिनेशन था और वुमेन्स को इसमें अलाउ नहीं किया जाता था बैठने के लिए। इसमें विधता को पूरा ख़त्म कर दिया गया था, और बाली जो कि वॉलेंट्री ऑफरिंग है किंग को, वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और लेटर वैदिक एज में जो वुमेन का कंडीशन था पूरी तरह एकदम बेकार हो गया था, और लेटर वैदिक एज में ही गोत्र सिस्टम इमर्ज हुआ था। महावीर ने कहाँ सैल्वेशन अटेंड किया था? सैल्वेशन मीन्स होता है मोक्ष। इसका आंसर होगा पावापुरी। नीचे ऑप्शन में श्रवण बेलगोला जगह है कर्नाटक में। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखाना परफॉर्म किया था। सल्लेखाना मीन्स होता है डेथ ड्यू टू फास्ट, मतलब भूखे रहने से जो मृत्यु होती है उसी को हम लोग सल्लेखाना बोलते हैं। और यहाँ पर ही गोमतेश्वर बाहुबली का स्टैचू है, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के बेटे थे। और श्रवण बेलगोला में ही महामत्स्य अभिषेक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है हर 12 साल बाद। नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है माउंट आबू। यहीं पे दिलवारा जैन टेम्पल है जो वास्तुपाल ब्रदर्स ने बनवाया था। और माउंट आबू का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। जैन धर्म में जो ग्रेट टीचर्स होते हैं उनको हम लोग तीर्थंकर्स बोलते हैं, और टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, वो उनका बर्थ प्लेस अयोध्या था और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है बुल साइन से। नेक्स्ट बात करेंगे 23rd तीर्थंकर के, जो थे पार्श्वनाथ। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका जो सिंबल था वो सरपेंट था। पार्श्वनाथ जी से एक और बात याद रखेंगे कि झारखंड में एक जैन पिलग्रिमेज साइट है जिसको कि हम लोग पारसनाथ बोलते हैं। नेक्स्ट तीर्थंकर की बात करेंगे जो थे वर्धमान महावीर, जो कि 24th तीर्थंकर थे, और इनका जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था और इनको लायन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं वर्धमान महावीर जी के बारे में। इनका जन्म 540 बीसी में कुंडाग्राम वैशाली बिहार में हुआ था, और डेथ इनका 468 बीसी पावापुरी बिहार शरीफ बिहार में हुआ था, और इनका एज उस टाइम था 72 ईयर्स। और जैन धर्म में डेथ को ही मोक्ष माना जाता था। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और मदर का नाम था त्रिशला, और इनकी वाइफ थी यशोदा। इनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम था अनुजा प्रियादर्शना, और इनके दामाद का नाम था जमाली, जो कि इनके फर्स्ट डिसाइपल भी बने। इन्होंने 30 की उम्र में अपना गृह त्याग किया। इनके साथ एक और थे मकाली गोशल, जो कि फाउंडर थे आजीविका सेक्ट के। आजीविका सेक्ट का एक ही बिलीफ था कि वो था जो भाग्य में लिखा है वही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं महावीर जी को 42 साल में इनलाइटेनमेंट प्राप्त हुआ, और ये जंबिका ग्राम में, जो कि रिजुपालिका रिवर के नज़दीक था और अंडर ए साल ट्री, मतलब साल ट्री के नीचे में। जैन धर्म की बात करें तो इसमें जैन धर्म की कुछ फिलॉसफीज़ है जिसको हम लोग त्रिरत्नास बोलते हैं। त्रिरत्नास में आते हैं राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। इसको हम लोग KFC से याद रखेंगे। और बात करें जैन धर्म की लिटरेसी रेट में सबसे हाईएस्ट है, और वहीं बात करें सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट वो मुस्लिम्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी की, जो कि 1320 से 1414 AD तक चला। तुगलक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसका रूलिंग पीरियड रहा 1320 से 1325 AD। फिर मोहम्मद तुगलक आता है 1325 से 1351 AD तक। फिर फिरोज शाह तुगलक आता है 1351 से 1388 AD तक। फिरोज शाह तुगलक ने 2 डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था। एक था डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, जिसको कि हम लोग दीवाने खैरात बोलते हैं,
और दूसरा था डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, जिसको हम लोग दीवाने बंदगान बोलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था इरिगेशन प्रोजेक्ट को। अभी हम लोग बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में, जो कि एक इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है। इसको बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने सिर्फ पहले स्टोरी बनाया था। इल्तुतमिश ने इसमें 3 स्टोरेज और ऐड करवाया, और फिरोज शाह ने जो 5वां टॉप था, जो कि बिजली गिरने की वजह से टूट गया था, उसको रिप्लेस करवाया था। नेक्स्ट बात करें तो कुतुब मीनार में 5 स्टोरेज और इसकी हाइट 73 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सिस्टम से प्रभावित थे बहमानी और विजयनगर किंगडम? तो इसका आंसर होगा इक्तेदारी। इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने लाया था। इक्ता सिस्टम में होता था, हम आपको एक सेना का टुकड़ी दे देंगे और उसके बदले आपको पीस ऑफ लैंड दे देंगे, जिससे कि आप रिवेन्यू जनरेट कीजिए, सेना का देखभाल कीजिए, अपना सैलरी रखिए और बाकी जो पैसा बचेगा उसको आप हमारे पास लाके जमा दे दीजिए। जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था 1325 AD से 1351 AD, उस समय साउथ में 2 डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड हुआ, एक विजयनगर, एक बहमानी किंगडम। हरिहर और बुक्का ने 1336 AD में विजयनगर की स्थापना की थी। वहीं अलाउद्दीन हसन बहमान शाह 1347 में बहमानी किंगडम को इस्टेब्लिश किया था। विजयनगर साम्राज्य में इक्ता सिस्टम को हम लोग नयनकारा बोलते हैं, और जो इक्तेदार होता था, इक्ता लेता था, उसको हम अमर नायक बोलते थे। एक बात और याद रखें कि मोहम्मद बिन तुगलक जब रूल कर रहा था उसी टाइम तैमूर का इन्वेजन हुआ था 1398 में। तैमूर एक मंगोलॉइड था। तुम लोग यार वीडियो सिर्फ देख लेते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो यार। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में नहीं? इसका आंसर होगा प्लास्टिड। प्लास्टिड को हम लोग किचन हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है, और इसका खुद का DNA और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड 3 तरह का होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है। पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है और इसमें मैग्नीशियम होता है, जो कि फूड सिंथेसिस में मदद करता है। और क्लोरोप्लास्ट में बात करें तो इसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट रहता है। वहीं बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट रहता है, जो कि कलर प्रोवाइड करता है। जैसे कि टमाटर में लाल कलर होना, ये इसका कारण है लाइकोपीन। कैप्सैंथीन की वजह से चिली में ग्रीन कलर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ये कलरलेस और वाइट इन कलर होता है, और ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करने में मदद करता है। ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप्स का होता है। पहला एमिलोप्लास्ट, जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है। दूसरा एलियोरोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। और तीसरा होता है इलायोप्लास्ट, जो फैट्स को स्टोर करने में मदद करता है। आइए देखते हैं सबसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। अगर लार्जेस्ट सेल पूछा जाएगा तो हम लोग ऑस्ट्रिच का अंडा को बोलेंगे, और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म, जो कि बैक्टीरिया होता है। पूछा जाए ह्यूमन मेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, तो इसका आंसर स्पर्म होगा। और लॉन्गेस्ट सेल इन मेल पूछ देगा तो इसका आंसर न्यूरॉन होगा। और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन और स्पेशली फीमेल मेंशन कर देगा तो इसका आंसर ओवम होगा। आइए बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है और ये बोरी की तरह होता है। ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। एनिमल्स में ये स्मॉल होता है और टेम्पररी तौर पे रहता है, और ये ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन को स्टोर करता है। प्लांट्स में ये बहुत लार्ज होता है, डिस्टिंक्ट होता है, और ये सेल सैप को स्टोर करके रखता है, और ये प्लांट्स को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और लगभग ये प्लांट में 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और प्लांट्स में ये परमानेंट होता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए में न्यूक्लियस है, जिसको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, और ये कंट्रोल करता है सारा सेल ऑर्गेनल के एक्टिविटीज़ को। ये रहा प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है? तो इसका आंसर होगा बंगाली। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट 4 लैंग्वेजेज जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उनका परसेंटेज भी याद रखेंगे। पहला है हिंदी, जिसको 692 मिलियन लोग बोलते हैं, जो कि 57.1% है पॉपुलेशन का। दूसरा है इंग्लिश, जिसको 129 मिलियन लोग बोलते हैं, जो कि 10.6% है। वहीं तीसरे की बात करें तो बंगाली, जो कि 107 मिलियन बोलते हैं और जो कि 8.9% है। और जो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है वो है संस्कृत, जिसको 0.025 मिलियन लोग बोलते हैं, जो कि 0.3% है पॉपुलेशन का।
अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो लैंग्वेज मेंशन है 8 शेड्यूल में। ओरिजिनली ये 14 थे लेकिन एट प्रेजेंट 22 है। 21st अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी को जोड़ा गया था 1967 में। 71st अमेंडमेंट एक्ट से कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था 1992 में। इसको हम लोग नमक से याद करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 92 अमेंडमेंट एक्ट में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया था 2003 में, और इसको हम लोग याद करेंगे MSD बैट। इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। 96 अमेंडमेंट एक्ट से सिर्फ स्पेलिंग चेंज हुआ था, उड़िया का उड़िया हो गया था। अभी हम लोग बात करने वाले कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम की। पहला है जनधन योजना जो अगस्त 2014 में आया था। दूसरा जीविका प्रोजेक्ट है जो कि बिहार में लॉन्च हुआ था। फिर आता है इंदिरा गांधी प्रथम प्रोग्राम जो कि आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ था। अगर पूछ देगा पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सेवा बैंक, जो 1974 में अहमदाबाद में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और सेवा का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। अब बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता क्या है। ये फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करता है जिनका लो इनकम होता है। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के फादर मोहम्मद यूनुस हैं जो कि बांग्लादेश से थे, और इन्होंने बांग्लादेश में पहला ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किया था 2006 में। इन्होंने ही ग्रामीण मॉडल बैंक का कॉन्सेप्ट दिया था और 1970 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब बात करते हैं उज्ज्वला स्कीम के बारे में। तो ये फ्री LPG सिलेंडर है जो कि लॉन्च हुआ था 1 मई 2016 को बलिया यूपी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक रिवीजन सीरीज़ है। अगर आप बोलिएगा मुझे डिटेल में पढ़ाने तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वन शॉट सीरीज़ है और बहुत कम समय में हम लोग को ख़त्म करना है। ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा बना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम वैल्यू ले लें सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन कंट्री, इसी को हम लोग GDP बोलते हैं। GDP दो टाइप का होता है, एक होता है रियल GDP, एक होता है नॉमिनल GDP। रियल GDP हम लोग बेस ईयर पे काउंट करते हैं जो कि 2011-12 था, और नॉमिनल GDP हम लोग करेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। और इन्फ्लेशन की वजह से नॉमिनल GDP हमेशा ज़्यादा होगा रियल GDP की से। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2011-12 में हम लोगों ने 10 कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस किया 10 रुपया करके, तो हम लोग का प्राइस कितना हुआ 100 रुपया। वहीं अगर करेंटली बात करें तो हम लोग सेम 10 कोल्ड ड्रिंक ही प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन दाम उसका कर दिए 20 रुपया, तो टोटल पैसा हम लोग के पास कितना आएगा 200 रुपया। तो यहाँ हम नोटिस कर रहे हैं कि 100 रुपया का इजाफा हुआ है, मतलब GDP में ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से? इसका कारण है महंगाई, क्योंकि चीज़ तो हम उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी भी, लेकिन दाम बढ़ने की वजह से GDP में इंक्रीमेंट दिख रहा है। इन्फ्लेशन की वजह से ही जो रियल GDP है वो लोअर दिखता है नॉमिनल GDP से। आई होप आपको एग्जांपल से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट और, अगर आपको GDP डिफ्लेटर मतलब प्राइस इंडेक्स पता करना हो तो आप नॉमिनल GDP में रियल GDP से डिवाइड कर सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से, तो आपको प्राइस इंडेक्स या GDP डिफ्लेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन को हम हीट करेंगे तो हम लोग को CO2 मिलेगा, यही नाइट्रोजन को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को एमोनिया मिलेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होता है, इसलिए इसका नेचर है एक्सोथर्मिक। चलिए बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में और वो सिंपलर प्रोडक्ट होता है, और इसमें रिएक्शन को ज़रूरत पड़ती है हीट की, लाइट की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें हीट का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसका नेचर एंडोथर्मिक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे लीड नाइट्रेट जिसको कि हम लोग वाइट सॉल्ट बोलते हैं, अगर उसको हम लोग हीट दे दें तो वो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। और याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड से हम लोग को ब्राउन फ्यूम्स मिलता है, मतलब ब्राउन भूरा झाग। वही नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट मिलता है तो वो ब्रेक हो जाता है सिल्वर और ब्रोमाइन गैस में, और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू बोलते हैं, और जो स्टडी करता है टिश्यू का उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लांट ग्रो होता है उसमें ये अकर होता है, जैसे कि रूट्स में, सूट्स में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में याद रखें कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट नहीं रहता है, साइटोप्लाज्म एकदम गाढ़ा होता है, डेंस होता है, और इसमें सेल डिवीज़न होते रहता है। अब बात करते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू की।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या हो रहा था, सेल डिवीज़न हो रहा था। जब सेल अपना डिवाइड होने का जो एबिलिटी होता है उसको खो देता है तब वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यू में जो वैक्यूल सेंट्रल होता है वो लार्ज होता है। परमानेंट टिश्यू सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को, स्टोरेज भी रखता है और फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है, और ये 3 तरह का होता है। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है आपका टिप्स ऑफ शूट्स और टिप्स ऑफ रूट्स में, और वहाँ से वह ग्रोथ में मदद करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका प्रेजेंट रहता है स्टेम के बीच बीच में। जैसे कि कोई बकरी आई और उस प्लांट को खा गई तो इसका मतलब क्या, उसका ग्रोथ नहीं होगा तो होगा, और उस जगह पे मदद करता है आपका इंटरकैलरी। और याद रखें कि एपिकल और इंटरकैलरी दोनों हाइट बढ़ाने में मदद करता है। वहीं अगर बात करें हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो चौड़ाई बढ़ाता है और वो प्रेजेंट रहता है गर्थ ऑफ रूट और स्टेम में। इसी के साथ आज के क्लास ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।